Welcome to the fifth video of the chapter Numbers, Quantification and Numerical Application. इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो एक इक्विवेलेंस फंक्शन है और इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है या कॉन्ग्रुएंस क्लास क्या होता है, ठीक है। और उसे कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये प्रूव करना है कि जो कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन ये हमें देखिए प्रूव करना है सबसे पहले तो ये आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। 11th में आपने और भी चीजें पढ़ी होंगी, फंक्शन और रिलेशन में डिफरेंस क्या है, रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, राइट। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी हो तो उसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं, ठीक है। देखिए एकदम सिस्टमैटिक हमें अप्रोच लेना है, राइट। देखिए अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव देखिए समराइज हम लोग कर लेते हैं ताकि हमें इधर प्रूफ करने में इजी हो। सो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है अगर a कॉमा a, राइट, बिलोंग्स टू योर रिलेशन, राइट। अगर a कॉमा a अगर आपके रिलेशन को होल्ड करता है, ट्रू करता है, तो उसे हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। सिमेट्रिक क्या होता है, इफ अगर a कॉमा b अगर आपके रिलेशन को होल्ड करता है देन b कॉमा a को भी रिलेशन होल्ड करना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप उसे क्या कहेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। और ट्रांजिटिव क्या होता है, राइट। इसमें कंडीशन है इफ a कॉमा b belongs to your relation r, b कॉमा c belongs to your relation r, this is also if condition, then अगर ऐसा है तो क्या होना चाहिए, तो a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। यहां पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है। जैसे आपने ट्रांजिटिव में बोला कि अगर a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, तो a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तो उसको आप ट्रांजिटिव कहेंगे। बट मान लीजिए अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, इफ दिस इज नॉट एप्लीकेबल, if this is not applicable, मतलब कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है बट b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर नहीं है, या ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, a b बिलोंग्स टू आर, b c बिलोंग्स टू आर, ऐसा कॉम्बिनेशन बना ही नहीं, तो क्या आप उसे ट्रांजिटिव कहेंगे, क्या आप उसे ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। ये आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसको आप अटेम्प्ट कीजिए, सोचिए और कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि क्या हम इसे ट्रांजिटिव रिलेशन कह सकते हैं अगर a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है बट b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर नहीं है, मतलब ये पूरा कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए अभी तो हमने बेसिक्स देख लिया रिफ्लेक्टिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का। अब हम इसे ट्राई करते हैं इसको प्रूफ करने का। तो सबसे पहले हमें क्या प्रूफ करना होगा, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो को, कि ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, राइट। तो सबसे पहले तो हम रिलेशन लिख लेते हैं कि मेरा रिलेशन क्या है। सबसे पहले तो हमें रिलेशन को ही डिफाइन करना होगा, व्हाट्स माय रिलेशन। सो रिलेशन इज, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो में बेसिकली दो नंबर हमें चाहिए, सो a कॉमा b such that a is equivalent to b mod n, राइट। यहां तक तो हो गया। अब इसमें से देखिए हमारे पास कुछ कंडीशन भी है, रिलेशन में सब कुछ लिख देना चाहिए। For all a comma b belongs to z, मतलब set of integers,
ए और बी जो नंबर्स है जिसमें हम डिवाइड करते थे वो क्या हो सकता था, इंटीजर्स हो सकता था, जिससे डिवाइड करते थे यानी एन, राइट, जो मॉड एन में जो एन लिखते हैं जिससे हम डिवाइड करते हैं, राइट, वो क्या होना चाहिए, वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होना चाहिए। देखिए नेचुरल नंबर 1 या 1 से ग्रेटर होता है, बट यहाँ पे एक कंडीशन और लेना है, n शुड बी ग्रेटर देन 1, क्योंकि 1 से डिवाइड करके आपको क्या मिलेगा, 1 से तो हर नंबर डिविजिबल है, रिमाइंडर आपको हमेशा 0 ही मिलेगा। तो यहाँ पे बात n ग्रेटर देन 1 के लिए करनी है, ठीक है। और ये जो रिलेशन है हम क्या कहेंगे, लेट R be a relation, let R be a relation on the set Z of integers। देखिए हमारा R जो रिलेशन है वो सेट ऑफ इंटीजर्स पे ही है, ना कि ये नेचुरल नंबर और इन पे है। क्यों? क्योंकि रिलेशन में a कॉमा b का हम बता रहे हैं, हम रिलेशन किसका बता रहे हैं, a और b का बता रहे हैं, राइट, ना कि n का बता रहे हैं। रिलेशन किसका बताया जा रहा है, ए और बी का बताया जा रहा है, ना कि एन का बताया जा रहा है। और ए और बी किसको बिलोंग करते हैं, जेड को बिलोंग करते हैं। सो वी कैन से आर इज अ रिलेशन, और वी कैन से आर बी अ रिलेशन ऑन सेट ऑफ जेड और सेट ऑफ इंटीजर्स। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, दिस आर इज अ रिलेशन ऑन सेट जेड, ऑन नेचुरल नंबर्स, ऑन दिस, सो दिस इज अ रिलेशन ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स ओनली। क्योंकि आप जिस रिलेशन के लिए बात कर रहे हैं, जिन दोनों के रिलेशन की बात हो रही है वो इंटीजर हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो रिलेशन हो गया, अब हम स्टार्ट करते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूफ होगा। चलिए तो यहाँ पे लिख देते हैं, फॉर R to be reflexive। अगर आप चाहते हैं कि R मेरा रिफ्लेक्सिव प्रूफ हो जाए, तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है, यहाँ a कॉमा b के बारे में बात किया गया, आप a कॉमा a के बारे में प्रूफ करेंगे, ठीक है। सो दैट इज वी हैव टू प्रूव, मैं आपको इतना लैंग्वेज में लिख के समझा रहा हूं, वी हैव टू प्रूव that a comma a should belongs to your relation R। That's not real number, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये रिलेशन की बात कर रहा हूँ, R, जिस R को हमने ऊपर डिफाइन किया है। तो हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि a कॉमा a R को होल्ड करता है, ठीक है। तो a कॉमा a, तो अकॉर्डिंग टू रिलेशन क्या है, राइट, क्या a इक्विवेलेंट टू a होगा मॉड n, बिल्कुल होगा, राइट। इसको आप कैसे प्रूफ कर सकते हैं, ये चीज देखिए होगा तो जरूर, लेकिन क्या है, हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। ये हमको पता है ए दोनों तरफ ये होगा, लेकिन हमारे पास एक तरीका है जो हम कह सकते हैं, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हमारे पास कंडीशन है ना, कि ए, देखिए रफ में समझिए, हमने पढ़ा है अगर ए इज इक्विवेलेंट टू बी मॉड एन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है ऐसा तभी पॉसिबल होता है जब a माइनस बी शुड बी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ लेमडा लिख सकते हैं, जहां लेमडा बिलोंग्स टू योर इंटीजर, जहां पे लेमडा क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए। ये हमने प्रीवियस वीडियोस में काफी अच्छे से प्रूफ भी किया है, समझा भी है, क्वेश्चंस भी किया है उन पे, इसी लॉजिक से। तो अगर आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, आप प्लीज प्रीवियस वीडियो में जाइए और वहां पे समझिए, आपको क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन सब कुछ मिलेगा इसी कंसेप्ट से। तो अगर a इज इक्विवेलेंट टू a मॉड n है, तो हम चेक कर सकते हैं क्या इन दोनों का डिफरेंस, क्या हम एन लेमडा के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर लेमडा इक्वल्स टू जेड, लेमडा बिलोंग्स टू जेड। सो यहाँ पे a माइनस a कैन बी रिटन एज n टाइम्स ऑफ लेमडा, सो 0 कैन बी रिटन एज n टाइम्स ऑफ लेमडा। क्या हम कह सकते हैं, यस बिल्कुल कह सकते हैं, इसका मतलब है कि 0 इज डिविजिबल बाई n, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं 0 इज डिविजिबल बाई n, राइट, वी कैन से 0 is divisible by n।
So yes, this is true. So 0 is divisible by n, so we can say yes, a comma a is belonging to relation R. तो मतलब ये रिफ्लेक्सिव प्रूफ हो गया. So R is a reflexive, right? Next हम क्या प्रूफ करते हैं? R to be a symmetric. For R to be symmetric relation. अब देखिए सिमेट्रिक कैसे होता है, पहले आपको मानना पड़ेगा इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू R. अगर ऐसा है, अगर a और b R को बिलोंग करते हैं, a और b क्या है हम यहाँ पे लिख सकते हैं, a कॉमा जो b है वो, या आप इसको ऐसे लिखिए बेसिकली a कॉमा b बिलोंग्स टू योर इंटीजर i और z, राइट? तो हमें ये प्रूव करना है कि नहीं, अभी हमने मान लिया है इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू R है, तो हमें चेक करना है, वी हैव टू प्रूव that b comma a will also belongs to relation R. ये हमको प्रूव करना है. अगर हमने ऐसा प्रूव कर दिया तो हम कह सकते हैं कि यस ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है. चलिए, तो प्रूफ कैसे होगा? सो सिंपल, पहले तो जो दिया हुआ है उसी से आगे बढ़ेंगे, राइट? तो क्या दिया हुआ है कि a कॉमा b बिलोंग्स टू R, ये हमको दिया हुआ है. इसका मतलब है कि a इज इक्विवेलेंट टू b मॉड एन, यही तो मेरा रिलेशन था. इसका मतलब है कि a माइनस बी विल बी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ लैम्डा. ठीक है? अब देखिए, मन में ये चीज मैं आपको समझा रहा हूं, ये मन में करना है या रिवर्स सोचना है आपको, है ना? अभी मैं प्रूफ तो देखिए सीधा सीधा लिख दूं, लेकिन आपको कैसे समझना है किसी नए क्वेश्चंस पे, या कैसे याद रखोगे, तो उसके लिए सोचिए. जो प्रूफ करना है आपको, है ना, जो आपको प्रूफ करना है उसको थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में डिकोड कीजिए. रिवर्स ऑर्डर में उसको थोड़ा सा एक्सपेंड कीजिए कि मुझे रिवर्स स्टेप्स क्या क्या चाहिए होता. तो देखिए, अगर आपको चाहिए b कॉमा a बिलोंग्स टू R, इसका मतलब b शुड बी इक्विवेलेंट टू a मॉड n, ऐसा चाहिए होता. इसका मतलब आपको चाहिए होता b माइनस a शुड बी इक्वल टू n टाइम्स, अब यहाँ पे लेमडा की जगह पे आप कुछ और मान सकते हैं, k मान सकते हैं, ऐसा कुछ आना चाहिए. क्या आना चाहिए कि अगर b माइनस a को आपने डिविजिबल प्रूफ करा दिया, अगर आपने ये प्रूफ कर दिया कि b माइनस a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई n, आपका काम हो जाएगा. ये आपकी रिक्वायरमेंट है, ये आपकी रिक्वायरमेंट है, राइट? जब तक आपको अपनी रिक्वायरमेंट पता नहीं चलेगी, आप अक्सर प्रूफ दैट क्वेश्चन में फंस जाएंगे, राइट? लाइफ में भी फंस जाएंगे. आपको अपना एम पता नहीं होगा तो आप कभी भी अपने एम पे पहुंच नहीं पाएंगे. सबसे पहले एम डिसाइड करना चाहिए. आपकी मंजिल पता होगी तभी आप वहां तक जल्दी पहुंच सकते हैं और इजीली पहुंच सकते हैं. तो देखिए, ये हमारी रिक्वायरमेंट है और अभी हमारे पास अवेलेबल क्या है, ये हमारे पास प्रूव्ड है, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि a माइनस बी डिविजिबल है n से. अब यहां से यहां तक का सफर बस आपको पूरा कर लेना है. अगर आपने यहां से यहां तक का सफर पूरा कर लिया तो ये प्रूफ हो जाएगा, जो कि हम इजीली कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? देखिए, फिर से हम लोग लार्ज फॉन्ट में आ जाते हैं. देखिए, तो हम लिखेंगे कि a माइनस बी इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ लैम्डा, राइट? अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो क्या लिखूंगा? b माइनस ए इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ लैम्डा, राइट? अगर मैं इस माइनस को उधर भेज, इस माइनस को मैं राइट साइड में भेज दूं, डिवीजन में चला जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं b माइनस ए इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ माइनस लैम्डा. -1 से आप डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, एक ही बात है. अब देखिए, इस माइनस लेमडा को मैं अपने आप में एक नया इंटीजर मान सकता हूं. भाई लेमडा भी इंटीजर था, तो माइनस लेमडा भी क्या होगा? एक इंटीजर ही होगा. सो यू कैन राइट b माइनस a इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ k, यू कैन से इट अ k. देखिए, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो प्रूफ
आ चुका है। क्या लिख सकते हैं हम लोग? b माइनस ए, हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि b माइनस ए इज डिविजिबल बाई sorry n also. b minus a is divisible by n. तो इसका मतलब अगर b माइनस ए डिविजिबल बाई n है तो आप इसके आगे क्या लिख सकते हैं? इसका मतलब b इज इक्विवेलेंट टू a मॉड n। इसका मतलब कि आप ये लिख सकते हैं कि b कॉमा a इज होल्डिंग दैट रिलेशन ऑल्सो। सो ये है, देखिए हमारे यहाँ पे प्रूफ हो गया। मैं इसको एक व्यू में ये सामने पेश करता हूँ। देखिए ये है पूरा सिमेट्रिक। कैसे कैसे हम लोगों ने इसको प्रूव किया विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन, आप समझ सकते हैं। ठीक है, आप इसका नोट्स बना लें, क्योंकि देखना सुनना अलग है, एग्जाम में लिखना अलग बात है, उसके लिए आपको प्रॉपर प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा सिमेट्रिक हो गया। अब हम लोग बात करेंगे इसके ट्रांजिटिव रिलेशन की। देखिए, तो चलिए, तो हम लोग लिखते हैं फॉर आर टू बी ट्रांजिटिव। अगर मुझे आर को ट्रांजिटिव प्रूफ करना है तो कैसे होगा? और आर टू बी ट्रांजिटिव, राइट। देखिए, तो ट्रांजिटिव के लिए सबसे पहले हम मानेंगे, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हमें मानना होता है। सो लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आई, क्योंकि हमारे रिलेशन में ही था कि जिस पे भी हम रिलेशन डिफाइन करते हैं वो इंटीजर्स पे डिफाइन है ना। R इज अ सेट रिलेशन ऑन सेट Z, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो आपको ये सब स्टेटमेंट भी लिखना चाहिए कि हम सही मान रहे हैं, हमने अपना जो एग्जांपल लिया है सही लिया, A B C बिलोंग्स टू I। ठीक है, उसके बाद हम और क्या क्या मानते हैं, थोड़ा मैं हॉरिजेंटल वे में लिखता हूँ ताकि एक ही व्यू में ज्यादा से ज्यादा चीजें क्लियर हो सके। हम और क्या मानेंगे? इफ मानेंगे कि A कॉमा B इज होल्डिंग माई रिलेशन, सो बिलोंग्स टू R, राइट। हम ये भी मानेंगे एंड बी कॉमा सी इज ऑल्सो होल्डिंग दैट रिलेशन आर। ठीक है, अब देखिए, टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि देखिए, अगर ए कॉमा बी रिलेशन को होल्ड कर रहा है, बी कॉमा सी रिलेशन को होल्ड कर रहा है, तो ए कॉमा सी शुड ऑल्सो होल्ड दैट रिलेशन आर। दिस इज आवर रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब फिर से वही बात, क्या करेंगे? देखिए, पहले तो जो दिया हुआ है उसको आप मैथमेटिकली लिखिए। ठीक है, देखिए, ये रिलेशन मुझे दिया हुआ है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है। इसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि ए इज इक्विवेलेंट टू बी मॉड एन। इसका मतलब है a minus b will be divisible by n. So we can say it n lambda, where lambda belongs to your set of integers z, right? Similarly, अगर हम इस इंफॉर्मेशन को भी एक्सट्रैक्ट करें जो दिया हुआ है, तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं, इसका मतलब है कि b is equivalent to c। हम लिख सकते हैं b is equivalent to c mod n। इसका मतलब है कि b minus c should be divisible by n, so we can say this is n k, where k belongs to set of integer z। एक ही चीज है, यहां तक देखिए, जो दिया हुआ था, जो हमने एज्यूम किया था उसको एक्सप्लेन कर लिया। अब आपको जैसे कि अभी प्रीवियसली भी बताया, जो निकालना है उसको एक बार डिकोड करके देखिए। ये मुझे निकालना है, इसका मतलब रिवर्स में सोचिए, क्या क्या होना चाहिए। इसका मतलब होना चाहिए था ए शुड बी इक्विवेलेंट टू सी मॉड एन। इसका मतलब है कि आपको ये प्रूफ करना है ए माइनस सी शुड बी डिविजिबल बाय एन लैम्डा। यू कैन से n टाइम्स ऑफ एनी नंबर, यू कैन से म्यू।
or it is little bit confusing n and mu, so we can change it. So we can say n times of p. We can say n times of p, where p belongs to set of integer z. ये आपको चाहिए, आपको क्या प्रूफ करना है, a माइनस सी शुड बी डिविजिबल बाई n, और आपको दिया क्या है, a माइनस बी डिविजिबल है, b माइनस सी डिविजिबल है, हमें प्रूफ करना है a माइनस सी। देखिए, अब सबसे पहले आपको ये सोचना चाहिए कि a माइनस बी और b माइनस सी से a माइनस सी कैसे आएगा, तो ये थोड़ा सा आप यहाँ पे सोचेंगे तो प्रूफ हो सकता है। देखिए, तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, है ना, लेट अस सपोज दिस इज द रिजल्ट 1 एंड दिस इज द रिजल्ट 2। अगर मैं 1 प्लस 2 करूं, मैं क्या कर रहा हूं, 1 प्लस 2 का अगर मैं रिजल्ट ले रहा हूं, तो देखिए जरा क्या होगा। तो एलएचएस को हम लोग लिखेंगे a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज इक्वल टू एन लैम्डा प्लस एन के, ऐसा कुछ लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जब आप ऐड करेंगे, देखिए b और b सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a माइनस सी इज इक्वल टू एन, यहाँ से आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, लेमडा प्लस के। देखिए, तो आप लेमडा भी इंटीजर था, के भी इंटीजर था, तो लेमडा प्लस के भी इंटीजर होगा, सो वी कैन से a माइनस सी इज इक्वल टू एन टाइम्स, and this is a new integer, you can say k, you can say it is a p, we can write here p is equal to lambda plus k, and p should also belongs to integer z, है ना। अगर वो इंटीजर था, लैम्डा इंटीजर था, के इंटीजर था, तो p भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। वापस रिवर्स में लिखिए, अगर ऐसा है तो इसका मतलब a माइनस सी डिविजिबल बाई n है, तो आप लिख सकते हैं a is equivalent to c mod n, राइट। इसका मतलब आप लिख सकते हैं a कॉमा c इज ऑल्सो होल्डिंग दैट रिलेशन r, ये हमने प्रूव कर दिया। तो देखिए, मैंने आपको ये भी बताया कि एक प्रूव दैट क्वेश्चन में थोड़ा सा इसको इम्प्लीमेंट करना सीखिए, जो आपको चाहिए उसको रिवर्स ऑर्डर में डिकोड कर लीजिए, और आपका जो रास्ता है वो थोड़ा आसान हो जाएगा, थोड़ा सा विजुअल हो जाएगा कि कैसे कैसे आपको जाना है। तो ये हमारा पूरा सॉल्यूशन हो गया, प्रूफ, जिसमें हमने ये प्रूव किया कि जो कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। आप अगर बुक के कंसेप्ट को भी देखना चाहें, मैंने इंक्लूड किया है ताकि जिनके पास अभी बुक्स नहीं है वो भी यहाँ से अपने कंसेप्ट को एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, बुक के लैंग्वेज में भी, बुक में क्या कही गई ये बातें आप यहाँ से भी एक बार देख सकते हैं। मैंने बुक इसी के लिए यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इक्विवेलेंस क्लास की। ये भी देखिए हमने पढ़ा था इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है। सो नेक्स्ट इज द इक्विवेलेंस क्लास, नेक्स्ट इज द इक्विवेलेंस क्लास और कॉन्ग्रुएंस क्लास। ठीक है, अगर मैं फिर से इसके नेम को समझाऊं, जैसे कि मैं हमेशा करता हूं, अगर आप इसके फिर से नेम को समझेंगे, फिर से सब कुछ सही है। कॉन्ग्रुएंस मतलब सेम, इक्विवेलेंस आप समझते हैं, इक्विवेलेंस जैसे रिलेशन पढ़ा, या इक्विवेलेंस मतलब इक्वल। अब यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस, देखिए अभी तक हमने इससे पहले क्या पढ़े थे, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो जैसे पढ़ रहे थे। देखिए यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे थे, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो पढ़े अभी हम लोग, राइट। इसका मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था कि कॉन्ग्रुएंस मतलब सेम और मॉड्यूलो मतलब रिमाइंडर, आपको बताया था पिछले वीडियो में, आप देखिए बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया गया था। मतलब ऐसे नंबर्स जिसका सेम रिमाइंडर हो। अब हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बच्चों, इस बार लिखा हुआ है कॉन्ग्रुएंस class. You know, class is a set. Class, what is the class? Class is the collection of similar objects. You can say it just like set, similar to set, or you can say exactly set, no problem. So congruent set मतलब ऐसे दो सेट, आप एक सेट की बात कर रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट सेट ऐसा एक क्लास की बात कर रहे हैं जिसका रिमाइंडर सेम आएगा। चलिए एक बार इसको, अब थोड़ा सा तो आपको आइडिया लग गया होगा, हम लोग देखिए लिखते हैं।
तो मान लेते हैं लेट a और n हमारे दो इंटीजर्स हैं, बिलोंग्स टू इंटीजर एंड n ग्रेटर देन 1, और हम जिससे डिवाइड करते हैं उसको हम ग्रेटर देन 1 मानते हैं, क्योंकि 1 से करेंगे हमेशा रिमाइंडर 0 आएगा। ईच एंड एवरी इंटीजर इज डिविजिबल बाई 1, इसीलिए हम लोग ग्रेटर देन 1 से डिवाइड कर रहे हैं। तो कॉन्ग्रेंस क्लास ऑफ ए, अगर आपको, पहले मैं लिख रहा हूं, मुझे डिफाइन करना है कॉन्ग्रुएंस क्लास ऑफ ए मॉड एन, राइट? कॉन्ग्रेंस क्लास ऑफ ए मॉड एन, कॉन्ग्रेंस क्लास ऑफ ए मॉड एन, राइट? इसको देखिए, ये तो हो गया इंग्लिश लैंग्वेज में। अगर इसको आपको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। पहले तो आप समझिए कि लैंग्वेज, ये इसका मतलब क्या है? कॉन्ग्रेंस क्लास ऑफ ए मॉड एन, इसका मतलब है एक ऐसा क्लास, एक ऐसा सेट, इसका मतलब है एक ऐसा सेट, एक ऐसा क्लास जो किसके इक्विवेलेंट हो? ए मॉड एन के इक्वल हो। देखिए कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। अगर आप इसको लैंग्वेज डिकोड कर दिया आपने, एक ऐसा सेट जो किसके इक्विवेलेंट हो? ए मॉड एन के इक्विवेलेंट हो। इसका मतलब जब ए को हम एन से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा, इसका मतलब है जब हम a को n से डिवाइड करेंगे, कुछ क्वेश्चन आएगा q और रिमाइंडर आएगा r। तो बेसिकली ये हो गया कि ऐसा सेट, एक ऐसा सेट जिसको मैं अगर ऐसा सेट जिसके सारे नंबर को या हर एक नंबर को अगर मैं n से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? r ही आना चाहिए। दैट इज द a मॉड n। थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगा। एक ऐसे नंबर्स का कलेक्शन, सारे वो सारे नंबर्स का कलेक्शन जिसको अगर मैं n से, देखिए आपको पहले ही बताया था कि यहाँ जो मॉड n लिखा हुआ है ना, ये कॉमन करके लिखा हुआ है। ये दोनों तरफ से आप बोलेंगे दिस मॉड n इज इक्वल टू a मॉड n। हम बार बार बोलते नहीं है, आपको बताया था रिपीटेशंस जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में भी अच्छा नहीं होता है। ब्लंडर मिस्टेक कभी नहीं बोलते हैं, ब्लंडर अपने आप में एक बहुत बड़ा मिस्टेक है। उसी तरह से ऐसे समझिए, इधर भी मॉड n लिखा हुआ है, इधर भी मॉड n लिखा हुआ है, दैट्स व्हाई बोथ नंबर्स आर इक्विवेलेंट। चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। अच्छा, इसको हम डिफाइन कर लेते हैं मैथमेटिकली, ये तो आपको समझाने के लिए हुआ। सो ए एन यानी कि कॉन्ग्रेंस क्लास ऑफ ए मॉड एन इज डिफाइंड एज सेट ऑफ ऑल दोज इंटीजर्स, set of all those integers which are congruent to किसके? a mod n। ये देखिए ऊपर आपको मैंने पिक्टोरियल लैंग्वेज में ऑलरेडी समझा चुका हूं, है ना? ये हो गया इंग्लिश लैंग्वेज में। अगर आप इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कॉन्ग्रेंस क्लास ऑफ a mod n इज इक्वल टू ऑल इंटीजर b, है ना? क्या आएगा इसमें? सारे इंटीजर आएंगे। कैसे इंटीजर आएंगे? जो कि इंटीजर है तो बिलोंग्स टू जेड होगा, सच दैट, कैसे होना चाहिए? देखिए सारे जो नंबर है a मॉड n के इक्वल होना चाहिए, है ना? कॉन्ग्रेंट टू a मॉड n के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब कि b माइनस a शुड बी इक्वल टू n लैम्डा, वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू जेड ऑल्सो, है ना? एक ही बात है। देखिए घुमा फिरा के थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा, बट आप धीरे धीरे अगर लैंग्वेज को डिकोड करना सीखेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं इसको और अच्छे से। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमें फॉर एग्जांपल निकालना है कॉन्ग्रेंस क्लास ऑफ जीरो मॉड टू। व्हाट इज द कॉन्ग्रेंस क्लास ऑफ जीरो मॉड टू? इसका मतलब हमें वो सारे इंटीजर्स चाहिए, हमें उन इंटीजर्स का कलेक्शन चाहिए जो कि इक्विवेलेंट है। कैसे? एक दो एग्जांपल अच्छे से समझिए। इसका मतलब है जीरो मॉड टू शुड बी इक्विवेलेंट टू इस सेट के सारे इंटीजर्स जो भी इस सेट को बिलोंग कर रहा होगा, मॉड
2, मतलब इस एलिमेंट, इस सेट के सारे एलिमेंट को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो वही रिमाइंडर आना चाहिए जो 0 mod 2 होना चाहिए। अब आप मैनुअली सोच सकते हैं। देखिए, पहले तो इसको सोचिए, क्या 0 mod 2 पता है क्या होता है आपको? है ना, पता है हमें क्या होता है? तो 0 में अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 टाइम्स ही लगेगा और यहाँ पे 0 ही आएगा और रिमाइंडर भी क्या आएगा? 0 आएगा, राइट? सो 0 mod 2, अगर आप 0 में 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो यहाँ पे वो सारे नंबर्स लिखने हैं जिसका रिमाइंडर 0 आएगा। पहले आप मैनुअली सोचिए क्या-क्या हो सकता है ना? एक तो खुद में 0 हो सकता है, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, देखिए रिमाइंडर 0 आएगा। आप प्लस माइनस भी ले सकते हैं, प्लस माइनस 4 ले सकते हैं, प्लस माइनस 6 लिख सकते हैं, मतलब सारे इवन नंबर्स ले सकते हैं एंड सो ऑन, राइट? राइट। हाँ, आप यहाँ पे थोड़ा सा अब इसको देखिए, ये तो हमने मैनुअली सोच लिया, अगर आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना चाहते तो कैसे करते, है ना? तो देखिए, यहाँ पे क्या है, अगर आप 0 मॉड्यूलो 2 का कांग्रुएंस क्लास चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे सेट्स के मेंबर्स चाहिए, है ना? मान लेते हैं वो मेंबर क्या है? बी। मान लेते हैं वो मेंबर क्या है? बी, जनरलाइज़्ड एक्सप्रेशन निकालने के लिए। इसका मतलब कि अगर मैं बी में भी 2 से डिवाइड करूँ, जैसे आपने यहाँ पे 2 से डिवाइड किया था, अगर मैं बी में भी 2 से डिवाइड करूँ तो क्वोटिएंट मान लीजिए कुछ आता है क्यू, बट रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0। क्यों? क्योंकि है 0 mod 2 करने पे 0 आया था, सेम रिमाइंडर आना चाहिए। तो यहाँ से आप जनरल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं बी का। सो बी शुड बी इक्वल टू 2q प्लस 0, दैट्स सिंपल। सो बी इज इक्वल टू 2q वेयर q बिलोंग्स टू इंटीजर z। आप q की वैल्यू 0 लीजिए, आपको देखिए सारे मेंबर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। 0 लेंगे तो 0 मिलेगा, 1 लेंगे तो 2 मिलेगा, 2 लेंगे तो 4, 6, राइट? -1 लेंगे तो -2, -4, -6 एंड सो ऑन, आपका चलता रहेगा। देखिए आपको यहाँ पे जनरल एक्सप्रेशन भी आ गया और हमने कुछ भी नहीं किया है, बिल्कुल बेसिक एक्सप्लेनेशन से इसको रिलेट किया है। आप इसको एक बार स्लो मोशन में भी करके समझें। देखिए ये पूरा कंप्लीट व्यू मैंने एक बार देने का यहाँ पे ट्राई किया है। आप इसको एक बार में समझ सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। राइट, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज द, लेट अस सपोज हमें निकालना है कांग्रुएंस क्लास ऑफ 1 mod 2, राइट? इसका मतलब वो सारे एलिमेंट्स आपको चाहिए, है ना? जिसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? देखिए, पहले तो इसको सॉल्व कीजिए। इसका मतलब क्या है? 1 mod 2 यानी 1 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा? यहाँ पे कुछ क्वोटिएंट आएगा और क्वेश्चन क्या आएगा? आप यहाँ पे एग्ज़ैक्टली लिख भी सकते हैं क्योंकि हमारे पास एग्ज़ैक्टली डाटा है। तो आई थिंक ये 0 टाइम्स लगेगा यहाँ पे। So you can apply here 0 times, it's 0 and remainder will be 1। तो मतलब यहाँ भी वो सारे एलिमेंट चाहिए जिसका रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। देखिए मैं सीधे आपको मैथमेटिकल सॉल्व करके दिखाता हूँ। मान लेते हैं यहाँ पे एलिमेंट क्या है? बी। कोई एक मेंबर है बी, यानी कि बी में भी अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 1 ही आना चाहिए, है ना? क्योंकि यहाँ भी का मॉडुलो क्या था? 1। यहाँ भी मॉडुलो ऑपरेटर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। और मान लेते हैं कि इसका कुछ क्वोटिएंट है q, तो आप b का जनरल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। b इज इक्वल टू 2q प्लस 1 वेयर q बिलोंग्स टू योर इंटीजर z। आप q की वैल्यू 0 लेंगे अगर, देखिए हमारे यहाँ पे आंसर आना शुरू हो गया है। अगर आप q की वैल्यू 0 लेंगे तो क्या मिलेगा? 1। q की वैल्यू 1 लेंगे तो मिलेगा 3, फिर मिलेगा 5, -1 लेंगे तो -2 प्लस 1 -1, -2 लेंगे -4 प्लस 1 -3 एंड सो ऑन। आपको इस तरह से देखिए सारे इंटीजर्स मिलते चले जाएंगे और आपके पास जनरल एक्सप्रेशन भी आ चुका है। हमने बिल्कुल ही सिंपल वे में इसको सॉल्व किया है, ठीक है? तो देखिए इस वीडियो को हम लोग ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं। अगले वीडियो में मैं इसके और भी कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड करूंगा। तब तक आप इस वीडियो के कंसेप्ट को रिवाइज करें, समझें, राइट? बेटर है कि आप किसी और को समझाएं, अपने दोस्तों को समझाएं। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो बदले में आप किसी को सिखाएं भी, आप अच्छे से सीख जाएंगे, एक्सप्लेनेशन सीख जाएंगे, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।